हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये अभी जो ये देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन ये किसी क्वेश्चन बैंक के है। देखिए, किसी लड़के ने मेरे व्हाट्सएप पे ये भेजा था। ठीक है, तो इस सारे जो भी क्वेश्चन बैंक हो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को मैंने टाइप कर लिया क्योंकि यहाँ पे साफ ये दिखाई नहीं दे रहे थे जब लड़के ने फोटो भेजा था। तो चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं का भी अगर आप लोग का क्वेश्चन है क्लास 10 का सोशल साइंस का तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग का ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, और ये आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से है। इसमें ऑप्शन है कि कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग या मजदूर वर्ग। तो इसमें से आप बताओ, आप कमेंट कर खुद बताओ कि हाँ फर्स्ट का ये थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन सही है। देखो, अगर मैं बताना चाहूं कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी तो वो था आप लोग का कृषक वर्ग भी था, ठीक है, मजदूर वर्ग भी था, उसके अलावा जो मतलब छोटे छोटे गरीब लोग थे वे मतलब सभी थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं इसका कि ये सेकंड ऑप्शन सही। मध्यम वर्ग में सब लोग आ जाएंगे, जैसे मध्यम वर्ग में मजदूर वर्ग भी आ जाएगा, कृषक वर्ग भी आ जाएगा, उसके अलावा जो भी समाज के और भी कमजोर लोग होंगे वो भी आ जाएंगे इसमें। लेकिन ये कुलीन वर्ग ये गलत ऑप्शन है क्योंकि कुलीन वर्ग मतलब समाज के कुछ धनी लोगों को कहा जाता है, तो ये गलत है। तो ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, लेकिन इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने आप में, तो ये आपका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। भाई, जलियांवाला बाग कांड आप लोग याद रखिएगा 19 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इसका डेट सहित कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 में पंजाब के, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। पंजाब के कहां? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या था ना कि जैसे एक देखो यहाँ इस प्रकार का कुछ मतलब एक एरिया था जिसमें मतलब जाने का एक ही रास्ता था, और इसमें बहुत सारे इंडियन लोग मतलब राजनीतिक लोग इसमें क्या कर रहे थे कि मीटिंग सब कर रहे थे। तो ये जनरल डायर जो था, ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी था, अपना सेना ले जाकर इसमें से और पूरा इधर ब्लॉक करवा दिया, सब पे गोलियां चलवाने लगा। तो ये जो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और यही घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस हो गई। ठीक है, तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और इसमें गोलियां किसने चलवाया था? तो जनरल डायर ने चलाया था। बाकी ये सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। ओके, जर्मनी पर, फ्रांस पर, जर्मनी, जापान, फ्रांस या अमेरिका। देखो, इसमें से सही ऑप्शन है अमेरिका, ये आपका ऑप्शन सही है। चलो तीसरे के बाद चौथा, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। भाई, सीधे सीधे मेयर। ये तो आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कि मेयर का चुनाव हो रहा है, तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। चलो अगला हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। देखो, ये समरूप समाज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आप लोग, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन नॉर्वे और फिनलैंड, जर्मनी और स्वीडन, अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस। तो देखो, ये आप लोग का जो पांचवा प्रश्न है, सबसे पहले तो ये मतलब समरूप समाज क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। जैसे देखो, मतलब एक ही नस्ल के व्यक्ति रहते हो, जहाँ पे आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग हम लोग के इंडिया में आप लोग देखते होंगे मतलब कई प्रकार के लोग रहते हैं। साउथ में आप चले जाओ तो मतलब काले काले लोग मिलेंगे अधिकांशतः, ठीक है, और ये इधर हम लोग के इधर मतलब जितने ऊपर कश्मीर की तरफ आते जाओ गोरे गोरे मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार कहने का मतलब कि समानता के आधार पे कौन सा ऐसा देश है जहां मतलब लगभग एक समान प्रकार के लोग रहते हैं, मतलब अधिकांशतः बात की जा रही है, तो होता है जर्मनी और फिनलैंड। बाकी यहाँ ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में, तो जर्मनी और यहाँ स्वीडन, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। चलो पांचवें के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि नेपाल में हुए जन संघर्ष को क्या कहा गया। तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन, या लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, या राजा के खिलाफ संघर्ष, या नगर अधीक्षक। ये नेपाल में हुए जन संघर्ष का क्या मतलब है, इसको देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहाँ क्या था कि यहाँ मतलब सबसे पहले कि राजशाही शासन था। क्या था? राजशाही शासन था यहाँ पे। तो लोगों ने इस राजशाही शासन के मतलब विरुद्ध विद्रोह किया और बोले कि हमें मतलब स्वतंत्र एक लोकतंत्र राष्ट्र चाहिए। तो ये जो मतलब उस समय जो राजा था वो मान गया, कहा कि चलो ठीक है, जैसे स्वतंत्र देश रहता है वैसे हम लोग रहेंगे, लेकिन उसका प्रधान मैं रहूंगा। तो मतलब लोग भी मान गए, बोले कि चलो भाई ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो अगला उसका मतलब जो बेटा कुछ भी होगा, अगला मतलब जो
राजा बना, ठीक है, वो फिर मतलब पूरे देश में राजतंत्र चलाने लगा, तो लोगों ने फिर उसका विरोध किया, ठीक है, और वही नेपाल में जनसंघर्ष कहा जाता है, और वही लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन इसका नाम है। नाम क्यों है कि लोकतंत्र के लिए दूसरी बार आंदोलन हुआ, तो इसलिए, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। चलो उसके बाद सातवां हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। भाई कितनी बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है, 1919 गलत, 1924 गलत, 1934 गलत, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 1929 ईस्वी में, ठीक है, आर्थिक महामंदी, विश्व आर्थिक महामंदी आई थी, ठीक है। चलो यहाँ पे आठवां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। आठवें प्रश्न का आप आंसर बता सकते हो कि जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बंबई, नागपुर या फिर गया या लाहौर अधिवेशन में। तो सही ऑप्शन है ये फोर्थ नंबर लाहौर, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। भाई पहले ही चैप्टर से आप लोग का जो यूरोप का राष्ट्रवाद है का उदय है उसी से प्रश्न है। गैरिबाल्डी था, बिस्मार्क था, काउर था या मेजनी था। ये तीनों आपके ऑप्शन गलत है। जो यंग इटली और शायद एक और है इसकी यंग सोसाइटी शायद कर, ठीक है, यंग इटली और यंग इटली और एक और कोई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, दो इसने मतलब संस्थान की स्थापना की थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मेजनी इसका मतलब आंसर सही है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था, ठीक है। यंग इटली और एक यंग यूरोप था, जी हाँ, शायद ये दोनों थे, इन दोनों का संस्थापक मेजनी था। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, काला झंडा दिखाकर या मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर या नंगे पांव पदक लेकर या सर पर काली पट्टी बांधकर। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर, ठीक है। देखो क्या हुआ था कि अमेरिका में ना मतलब काले और गोरे लोगों को लेकर झगड़ा चलता रहता है अधिकांशतः। काले मतलब श्वेत, ठीक है, श्वेत मतलब काले और गोरे, वही, चलो ठीक है, काले और गोरे लोगों को लेकर काफी झगड़ा चलता रहता है। तो उसी का कारण है कि ये मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर ये मतलब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है, अमेरिकी लोगों को मतलब दिखाया कि हाँ सभी मानव एक समान है, सबको समान समझना चाहिए। तो सिर्फ यही था मामला और कुछ नहीं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है। कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, सब गलत है, ठीक है। आपका ये काली मिट्टी सही है, जो खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ये फर्स्ट वाला जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और ये खासकर हम लोगों के यहाँ ये पंजाब हो गया या यूपी हो गया या फिर हम लोग का हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इस क्षेत्रों में पाई जाती है। चलो हम लोग 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। झरिया प्रसिद्ध है, जो झरिया खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। भाई कोयले के लिए प्रसिद्ध है, 12 का सेकेंड ऑप्शन सही है। चलो हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 13 नंबर कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ओके, जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। पोटास की, चूने की, फास्फोरस की। देखो पोटास की भी ठीक ठाक मात्रा पाई जाती है, चूने की भी ठीक ठाक पाई जाती है, फास्फोरस भी मतलब पाई जाती है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। लेकिन आप लोग देखना यूरिया की काफी कम मात्रा पाई जाती है, ठीक। नाइट्रोजन, एक तो यूरिया नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन बोलेंगे। तो इसलिए हम लोग ना, आप लोग देखे होंगे यूपी में अधिकांशतः मतलब धान जो गेहूं होते हैं उनमें यूरिया मतलब हम लोग अपने खेतों में छींटते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी है और यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये 14 नंबर, जीडीपी क्या है। भाई जीडीपी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा है। सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं हम लोगों से, पूरा नेम जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल दैनिक गलत, सकल घरेलू ऊर्जा गलत, सकल घरेलू उत्पाद सही है, यहाँ पे विशाल ये गलत है। सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं, जीडीपी को इंग्लिश में ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। चलो 14 के बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में, पेरिस में या जेनेवा में या ओटावा में। तो ये 15 नंबर का आप लोग आंसर दे सकते हो। 15 नंबर का देखो एक तरह से ये जेनेवा जो है ना मतलब जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये ऑप्शन सही है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 15 के बाद 16 नंबर देख लो, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है या प्रमाणिक चिन्ह है। यहाँ पे गलत टाइपिंग है, प्रमाणिक चिन्ह है।
ठीक, देखो हॉलमार्क्स क्या होता है, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप गोल्डी वोल्डी का मार्केट में पैकेट, गोल्डी, मैं हल्दी की बात कर रहा हूँ, गोल्डी हल्दी का या किसी भी मतलब खाद्य पदार्थों का आप लोग किन मतलब मार्केट में जाते होंगे ना, पैकेट लेंगे तो उस पे ये आपको एक ये ऐसा कुछ मार्क दिखाई देता होगा। तो ये मार्क क्या है, देखो जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट की मतलब कंपनियों के द्वारा आते हैं तो पहले वो गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली वेरीफाइड होते हैं, और वो किस कैटेगरी में है उसके अनुसार उनमें कितनी शुद्धता की मात्रा है उसके अनुसार मतलब ये मतलब ये सब मार्क मतलब गवर्नमेंट को द्वारा प्रोवाइड किए। जैसे ये हॉलमार्क्स ये खाद्य पदार्थों के लिए है, ये आप लोगों ने देखा हो जो तो ट्रांजिस्टर होते हैं उन पे ये ऐसा कुछ मार्क दिखाई देता है। ये भी आपने सब मार्क इधर उधर कई जगहों पे देखा होगा। तो यहाँ देखो सोने पे ना, ये सोना है देखो, और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो ऐसे लिखा होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली ऐसे देखने पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ध्यान से आप लोग देखोगे या स्कोप की मदद से देखोगे, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ माइक्रोस्कोप की मदद से, तो ये आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो यही है हॉलमार्क्स। तो हॉलमार्क्स क्या होता है, हॉलमार्क्स जो है ना, इधर मैं आ जाता हूँ, जो हॉलमार्क्स है ये क्या है कि यह किसका प्रमाणिक चिन्ह है, तो चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थों का नहीं है, घड़ी का नहीं है। देखो चांदी का भी है, सोने का भी है, लेकिन इसमें से मतलब एकदम जो राइट ऑप्शन है ये है, सोने का ही हम लगाएंगे, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग प्रश्न ये 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ओके, हमें व्यक्तिगत संसाधन नहीं है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें मालूम रहना चाहिए कि व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि नहीं है कौन। तो देखो व्यक्तिगत संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के पास अपना खुद का हो सकता है, जैसे आपका अपना, जैसे आपके पास अपनी बाइक होगी या अपनी कार होगी, तो वो आपका कार खुद का एक अपना संसाधन है, उस पर दूसरे का हक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बगान, क्या किसी व्यक्ति की अपनी खुद की बगान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। चरगाह किसी व्यक्ति का अपना हो सकता है भाई, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। भूमि तो होती है, सबकी अपनी अपनी भूमि होती है। खनिज संसाधन, देखो खनिज संसाधन जो होता है ना, कभी भी एक व्यक्ति का संसाधन नहीं हो सकता है। कल ही आपके खेत में मतलब कोयले का भंडार मिल जाए, ठीक है, लोहे का भंडार मिल जाए, सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, सरकार उसको ले लेगी, आपको थोड़ा सा भी नहीं देगी, तो उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है खनिज संसाधन पे। तो हमें वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी ये खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं होता है, और हमें वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही है कि खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। क्लियर, चलो ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके व्यक्तिगत संसाधन है, और खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि कौन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो ये, ठीक। चलो 19 के बाद 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। देखो दो चीजें होती है, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, जो पृथ्वी के गर्भ में पाए जाते हैं, ठीक है, और मतलब जिनका एक बार आप यूज कर लो तो दोबारा यूज नहीं हो सकता। जैसे कोयला हो गया, या पेट्रोलियम यानी आप लोग का पेट्रोल डीजल ये सब हो गया, या प्राकृतिक गैस हो गई, या आप लोग की एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको आप लोग बोलते हैं वो हो गया। मतलब इनका एक बार आप यूज कर लो तो ये मतलब दोबारा इनका यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, तो वो है सौर ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा, या फिर मतलब जो भी ऊर्जा है जिनको आप दोबारा यूज कर सको। जैसे पवन ऊर्जा है, मतलब पवन ऊर्जा यानी हवा का आपने एक बार प्रयोग कर लिया। जैसे पवन चक्कियों में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा इधर से हवा आता है तो पवन चक्की लगा दिया जाता है, वो घूमती है, उससे बिजली प्राप्त होता है। तो क्या वहां पे वो हवा खत्म हो जाती है? नहीं, वो तो हवा फिर वहाँ मतलब उसको आगे भी आती है वही हवा, और फिर आगे वो यूज हो सकती है, मतलब उसका दोबारा यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये मतलब आप लोग का ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है तो ये सौर ऊर्जा, ठीक। चलो 18 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल है? नहीं है, ओके, नहीं है मैं पूछ रहा है। तो देखो रोपण फसल क्या होती है, मतलब जिसका खासकर ना मतलब खेती मतलब व्यापार हेतु किया जाए, मतलब बेचने के लिए किया जाए एक तरह से उस फसल का। तो देखो अंगूर, रबड़, चाय, कॉफी। देखो रबड़ भी है, कॉफी भी है, चाय भी, ये सब भारत में उगाया जाता है अधिकांशतः मात्रा में, लेकिन अंगूर नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर
एगमार्क किस वस्तु के लिए प्रमाणित चिन्ह है। ठीक है, ओके। एगमार्क अभी मैंने आपको बताया एगमार्क किस चीज के लिए है, तो वो है खाद्य पदार्थों के लिए, जो खाने वाले चीज हैं उनके लिए ये एगमार्क। एगमार्क क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये इसी को एगमार्क बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार का चिन्ह, देखो यहाँ मैगी का एक पैकेट मैंने ऐड किया है और इस मैगी के पैकेट पे यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ ये एगमार्क यहाँ पे छपा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, शायद यहाँ पे भी छपा है। ठीक है, ये मतलब ये वाला यहाँ पे, ये मतलब ये वाला यहाँ पे छपा हुआ है, यही एगमार्क है। और एगमार्क किस चीज के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो वो खाद्य पदार्थों के लिए, जितने भी खाने वाले चीजें हैं उन पे ये आपको दिखने को मिल जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा ये 20 प्रश्नों को आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव था उनको इंपॉर्टेंट सॉल्व कर लिया। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और आप ये चैनल के ही नाम से SUPER सुपर FAST फास्ट CLASSES क्लासेज, इसी नाम से टेलीग्राम पे हम लोग का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब वीडियोज का लिंक भी मिलता रहता है। वहाँ पे मैं क्विज, सबसे अच्छी बात है वहाँ पे क्विज, मजा आ जाता है। क्विज भेजता हूँ लोड के, उसका आंसर देते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है, मतलब बहुत मतलब कहने का मतलब बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके स्टडी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर भी करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।